हेलो एवरीवन। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक का। फर्स्ट पार्ट हमने पहले डिस्कस किया था और इसमें आज आपको यही रिमेम्बर करना है कि क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है और कितने मतलब जल्दी शॉर्टली हम आंसर को दे पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को रीड करूँगा, उसके बाद इसका सॉल्यूशन दूंगा और आप भी मेरे साथ में सॉल्यूशन करने की कोशिश करें। ठीक है, सॉल्यूशन साथ ही साथ मिल ही जाएगा, पर मेरे से पहले आपको सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आपका आंसर जैसा भी होगा अपने आप को काउंट करना है और लास्ट में मार्क्स अपने आप को देंगे। ये मान के चले कि सभी जितने भी MCQ क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के हैं, राइट। चलिए तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। A parallel plate capacitor is charged and charging battery is then disconnect if the plate of the capacitor are now move apart by means of insulated handle। इसका सीधा सा आंसर होगा आपका, देखो पहला क्या कर रहा है। अभी सबसे पहले ऑप्शन को हम रीड करेंगे, ऑप्शन भी रीड करते हैं, डायरेक्ट आंसर नहीं बताएंगे, ठीक है। तो चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज, क्या कैपेसिटर का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। वोल्टेज एक्रोस द प्लेट डिक्रीज, क्या वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। या इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटेंस इंक्रीज। क्या देखिए, देखो कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं होता इसमें। अगर डी जो हमारे प्लेट हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उस पर वर्क करता है, उससे पता लगता है कि वो डिक्रीज होगा। मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला भी लिखता हूँ साथ ही साथ, ε0 A अपॉन में डी। ये सी क्या है, कैपेसिटेंस है। मान लो कि हमें सी को बढ़ाना है तो यह तो एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है और यह डी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। डी क्या है, जो दो प्लेटें होती हैं उनके बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। जो सी है वो क्या है हमारे पास में, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन होगा, ठीक। तो आपको ये ध्यान रखना है, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देन इट्स कैपेसिटेंस विल। तो हमसे पूछा है कि अगर हम प्लेट की डिस्टेंस को क्या कर दिया जाए, कम कर दें, तो उसका जो कैपेसिटेंस है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यह भी अभी हमने थोड़ी देर पहले भी ये डिस्कस किया था। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ऐसे मैंने लिख दिया था फॉर्मूला। तो देखिए आपका यहाँ पे डी क्या है, ये डी है, सॉरी यहाँ पे जो डी है इसको देखना है। डी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और यही हमारी दो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। तो इसके कारण से हमारी, अब डी अगर नीचे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डी हमारा लेस होता है तो क्या होगा, डी अगर हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तब डिक्रीज होगा कैपेसिटेंस, इंक्रीज होगा रिमेन द सेम, या फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। एक ही ऑप्शन इसमें से करेक्ट है, आपने देख लिया होगा, वो है डिक्रीज। द फर्स्ट ऑप्शन इज हाउ, क्या करना था, ये एक मिनट, डिक्रीज है वो। ओहो, ये आंसर जो है गलत हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि डिक्रीज करना है। अगर हम डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज and the charging battery is disconnecting, then dielectric slab is introduced between the plate. The quantity that remains uncharged is, अब क्या होगा, हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि चार्ज है और जो बैटरी जिससे हम चार्ज करते हैं उसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया।
और उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करा दिया। अब उसकी जो क्वांटिटी है, जो क्वांटिटी दैट रिमेन्स अनचार्ज, तो अब क्या होगा? आपने आंसर देख लिया होगा, अनचार्ज थी वो, और यहाँ पे आपका आंसर जो होगा, देखिए आपका पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं इसमें, आप पोटेंशियल पे कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप कैपेसिटेंस में कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी आपने कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम जो कर रहे थे, जो क्वांटिटी है दैट रिमेन अनचार्ज चेंज, कौन सी अनचेंज रहेगी? सॉरी, अनचार्ज बोल गया था। तो अनचेंज क्वांटिटी हमने देखनी है। तो अनचेंज क्वांटिटी कौन रहेगी? अभी चार्ज हमने उसमें कुछ, क्योंकि एक्स्ट्रा से हमने कुछ कनेक्ट नहीं किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसलिए कांस्टेंट रहेगा क्योंकि उसमें हमने बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर हम स्लैब को पहले डालते और बैटरी को बाद में डिस्कनेक्ट करते तो तब हमारा जो चार्ज था वो बढ़ जाता। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज, क्वेश्चन नंबर 4। A parallel plate condenser is fully charged by connecting its battery to a battery. The battery is then disconnected and distance between the plate is increased. अब इस कंडीशन में क्या इंक्रीज होगा? हमारा जो कंडेंसर है फुल्ली चार्ज है, और अब जो बैटरी है वो डिस्कनेक्ट कर दी, और जो डिस्टेंस थी प्लेटों की वो इंक्रीज कर दी। अब इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? क्या इंक्रीज होगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, इंक्रीज पूछा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ द कैपेसिटर इज 2। तो जो कैपेसिटर है उसका मेन फंक्शन क्या होता है? सभी जानते हैं, लास्ट ऑप्शन, स्टोर द चार्ज। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 6, द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द प्लेट्स, पैरेलल प्लेट का चार्ज कैपेसिटर, एंड विच वन फॉलोइंग द क्वांटिटी विल नॉट चेंज। अब हमने इंट्रोड्यूस करा दिया, उसमें एक हमारे पास में एक स्लैब थी, उसको इंट्रोड्यूस करा दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब है। अब जो अनचेंज रहेगी क्वांटिटी वो कौन सी होगी? ये शायद ऊपर भी आया था क्वेश्चन, तो हमने लिखा था जो अनचेंज क्वांटिटी रहेगी वो रहेगा हमारा चार्ज। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज था और आंसर सेम है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ द चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज डबल बाय कीपिंग द चार्ज कांस्टेंट। इन दिस केस क्या होगा? ठीक है, इस केस में क्या होगा कि अगर जो सेपरेशन उसको डबल कर दिया जाए और चार्ज हमारा कांस्टेंट रहे, चार्ज हमारा कांस्टेंट रहे, अब क्या होगा? आपको पता है Q इक्वल टू क्या होता है? CV होता है। चार्ज हमारा कांस्टेंट रहना है, ठीक है, और डिस्टेंस चेंज होनी है, डिस्टेंस प्लेट की डबल करनी है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो पोटेंशियल है, डिस्टेंस बढ़ेगी, ठीक है। जो हमारा पोटेंशियल है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज हाफ, नो, इट्स रॉन्ग। द कैपेसिटर इज डबल, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। द PD, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज डबल। जो हमारा ये 7th का जो C ऑप्शन है वैसे करेक्ट है। और हम नेक्स्ट पे देखते हैं
कैपेसिटेंस इज, हाँ, बट एनर्जी कैपेसिटेंस नॉट, ये रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन, जो कैपेसिटेंस होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसके ऊपर डिपेंड करता है? देखो, थिकनेस ऑफ प्लेट, देखो ये हमने फॉर्मूला पहले भी लिखा था, अब फिर से लिखना है। या तो वो एरिया के ऊपर डिपेंड करता है या तो वो डी के ऊपर डिपेंड करता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब देखो यहाँ पे कौन सा है, थिकनेस ऑफ प्लेट नहीं, मास ऑफ प्लेट नो, डेंसिटी ऑफ प्लेट नो, एरिया ऑफ प्लेट करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो फॉर्मूला बेस होंगे, तो ज़्यादातर हमें उसी की प्रैक्टिस करनी है। जितने भी क्वेश्चन होंगे हमें उसी की प्रैक्टिस करनी है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C is connected to power source, then disconnected from source, and the spacing between the plates is reduced to half. Which one of the following quantity is reduced? तो हमसे पूछा गया है कि सेम क्वेश्चंस रिपीटिंग में है, तो हम देख पा रहे हैं जो कैपेसिटेंस है, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी कितनी दे रखी है, C दे रखी है। किसी पावर सोर्स से कनेक्ट था और बाद में वो डिस्कनेक्ट कर दिया, और जो सेपरेशन है रिड्यूस कर दिया, हाफ रिड्यूस किया। तो विच वन क्वांटिटी रिड्यूस, कौन सी क्वांटिटी रिड्यूस होगी? इसका आंसर आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे जितना भी है, ये जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो पोटेंशियल रिड्यूस होता है या तो फिर डबल होता है। तो इससे पहले क्वेश्चन में हमने आंसर दिया था डबल, तो यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल रिड्यूस होगा। तो पोटेंशियल रिड्यूस होगा, तो ये हमारा सी ऑप्शन इज द करेक्ट। कैपेसिटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं है, चार्ज पे नहीं है, और पोटेंशियल ग्रेडियंट भी नहीं है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिड्यूस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज एंड द चार्जिंग बैटरी इज देन डिस्कनेक्टेड if the plate of capacitors are moving apart by means insulating handle। तो उसको भी यहाँ पे सेम वही क्वेश्चन रिपीटिंग में ही है, ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। तो यहाँ पे वही डिस्कनेक्ट कर दिया है कैपेसिटर को बैटरी के साथ से, और उसमें क्या करते हैं, इंसुलेटिंग हैंडल मूव अपार्ट करते, दूर लेके चले गए उससे। तो अभी हम देखना चाह रहे हैं कि इस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। तो ऑप्शन से देखते हैं, चार्ज ऑन द कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटेंस इज इंक्रीज, वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट इंक्रीज, द वोल्टेज अक्रॉस द प्लेट डिक्रीज। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो चार्ज जो है, ठीक है, चार्ज जो है वो हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे चार्ज हमारा इंक्रीज होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, अ पैरेलल प्लेट द कैपेसिटर हैज कैपेसिटी ऑफ 2 पिकोफैरड। इफ द सेपरेशन बिटवीन इट्स प्लेट डबल, सेपरेशन को डबल कर दें, बाइका शीट इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स, द कैपेसिटी बिकम 6 pf। जो कैपेसिटी है वो 6 pf हो गई। ठीक है, तो ये हमें थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे 6 आंसर है, 5th है, और 4th और 3rd, इनमें से कोई एक करेक्ट है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होगा कि देखो यहाँ पे दो पैरेलल प्लेट, यहाँ पे पैरेलल प्लेट है, एयर भरी हुई है, तब कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 2 pf। ठीक है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट डबल एंड माइका शीट इंट्रोड्यूस, जो d है d डैश मान लेते हैं, 2d हो गया। ठीक है, माइका शीट इंट्रोड्यूस, द बिटवीन द प्लेट द कैपेसिटेंस बिकम
अब जो कैपेसिटेंस होगा न्यू कैपेसिटेंस कितना हुआ, मतलब हमारा जो सी डैश है वो कितना हुआ 6 pf, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, C इक्वल टू एप्सिलॉन नोट A और D, जनरल फॉर्मूला। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम करेंगे क्या, अभी हम इनकी वैल्यू को पुट करते हैं, चेंज करते हैं सी डैश, ठीक है। यहाँ पे के भी डालते हैं, तो हमें के की वैल्यू को निकालना है। चलो के की वैल्यू को निकालेंगे, ओके। तो यहाँ पे सी डैश और कितना बना, ये सेम रहेगा, के एप्सिलॉन नोट ए को भी कॉमन रखो, डी को यहाँ पे 2d लिया, ठीक है। और यहाँ पे हमें के की वैल्यू को निकालना है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लेंगे, अगर मैं देखूँ तो सी डैश के सी बाई 2 ये रहेगा, ठीक है। और मुझे को के की वैल्यू को निकालना है, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा साइड में करता हूँ, ठीक। तो हमारे पास में जो वैल्यू है पुट करनी है और सॉल्व करना है। मेरे को के निकालना ना, तो के को मैं निकालता हूँ, के सी डैश इंटू 2 अपॉन सी। तो वैल्यू पुट करते हैं, सी डैश की वैल्यू कितनी है 6, ओके, 2 इंटू में है, ठीक है। और जो सी की वैल्यू वो भी कितनी है 2, और 2 से 2 कैंसिल, हमारा आंसर आया कितना 6। तो 6 इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। तो इसको हमने यहाँ पे करेक्ट कर दिया, ठीक है। इसको ध्यान रखना। तो ये हमारा क्या था, इसको ध्यान से देख लेंगे, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टू स्फेरिकल कंडक्टर ईच ऑफ कैपेसिटी C, हमारे पास 2 स्फेरिकल कंडक्टर हैं जिनकी कैपेसिटी C है, आर चार्ज टू पोटेंशियल V एंड -V, दोनों को एक दूसरे के अपोजिट पोटेंशियल से दिए गए हैं। तो दीज आर देन कनेक्टेड बाय मीन्स फाइन वायर, और एक फाइन वायर से कनेक्टेड हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी इज, तो कितनी एनर्जी लॉस करेंगे, ठीक है। इसका सीधा सीधा फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12, ठीक। तो सीधा फॉर्मूला इसमें हम लिखेंगे, और यहाँ पे आपको जो टिक करना है वो कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू तो है नहीं, तो सी और वी में रिलेशन ही है, तो वो रिलेशन हमारा है सी। तो यहाँ पे जो एनर्जी लॉस है, मतलब एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो हमारे लिए है CV², ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया वो 13 है। द इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, हमारे पास में एक हॉलो स्फीयर है कंडक्टिंग, उसमें हमने एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो फिर इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑफ द स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 एनीवेयर ऑन द स्फीयर, द फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट 0 थ्रू द स्फीयर, या नन ऑफ दिस। देखिए, हमें पता है कि जो स्फीयर होता है हर जगह हमने उसमें क्या रख दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, एक चार्ज, मतलब यहाँ पे 2 चार्ज पार्टिकल समझ कर लो कि रख दिया हमने, ये हॉलो स्फीयर है, और यहाँ पे हमने एक +Q और एक -Q ये रख दिया, मतलब एक यहाँ पे डायपोल रख दिया। तो इन कंडीशन में जो
ये भी चार्ज है, ये भी चार्ज है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एवरीवेयर नॉट जीरो स्फीयर पे, ठीक है। क्योंकि हमें पता है ये वाली कंडीशन क्या है, चाहे ये कहीं पे भी हम रख दें तो स्फीयर भी हमारा क्या है, चार्ज है, तो इस पर कहीं पे भी सरफेस पे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। ओके, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फिगर शोन इन फील्ड लाइंस ऑफ पॉजिटिव पॉइंट। यहाँ पे दो क्वेश्चन आ सकते हैं इसी टाइप के, एक तो ये क्वेश्चन है, एक दूसरा मैं बताता हूँ। द वर्क डन बाय द फील्ड इन मूविंग अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम Q टू P। यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्मॉल चार्ज है, ठीक है ना, वो कहाँ आ रहा है, Q से P की ओर आ रहा है, ठीक है। आप देख रहे हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और चार्ज को हम लेके आ रहे हैं ऐसे। ये Q चार्ज यहाँ पे P पॉइंट पे आ रहा है, और जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के और हमारे आने की जो डायरेक्शन है दोनों एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, ठीक है। तो अब इस पर क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन देखते हैं क्या ऑप्शन में मिला है, उसके बाद देखते हैं। ओके, चलिए कोई बात नहीं। एक सेकंड, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। या तो जीरो होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, या डेटा इनसफिशिएंट। तो आप बता सकते हैं इसमें कि कैसा होगा, बता सकते हैं ना। देखिए क्या रहेगा कि हमारे पास में हमसे क्या पूछा है, एक बार ये भी तो देख लें। फिगर में पॉजिटिव चार्ज दिखाएगा, ठीक है। वर्क डन पूछा है, तो वर्क डन हमारा क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को याद होगा, F S cos थीटा होता है। और यहाँ पे क्या बना हुआ है, 180 डिग्री बना हुआ है, ठीक है ना। जो थीटा है, थीटा की वैल्यू कितनी है, 180 है, और थीटा 180 कॉस में क्या होता है, -1 होता है। तो जो एफ एस की वैल्यू होगी वो हमें किस में मिलेगी, माइनस में मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि हम इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। पर अगर यही चीज़, जो ये चार्ज है P से Q पर जा रहा होता, ठीक है, ये चार्ज P से कैसे जा रहा होता, Q पे जा रहा होता, तब ये वर्क डन क्या होता हमारा, पॉजिटिव वर्क डन होता, क्योंकि तब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा होता। एक और चीज़, अगर यहाँ पे हमारा निगेटिव चार्ज होता, ठीक है, अभी देखते रहना, यहाँ पे 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर हमारे यहाँ पे निगेटिव चार्ज होता, तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होती वो इनसाइड होती, इनवर्ड होती, ठीक है ना, ऐसे होती। तो उस कंडीशन में अगर हमारा चार्ज Q से P पर आ रहा होता, तब भी हमारा चार्ज जो वर्क डन है वो पॉजिटिव होता, ठीक है। कब, जब Q से P पर आ रहे हों और अंदर जो है सेंटर पे नेगेटिव चार्ज रखा हो, उस कंडीशन में जो हमारा वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। और या P से Q पे जाते टाइम अगर चार्ज पॉजिटिव रखा हुआ है, तब भी हमारा वर्क डन पॉजिटिव होगा। बट Q से P की ओर आते हुए जो वर्क डन होगा वो हमारा निगेटिव होगा, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, राइट। चलिए, आपको ये बात समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कंडक्टर विच कैन बी गिवन ऑलमोस्ट अनलिमिटेड। क्या अनलिमिटेड होता है, ऐसा कोई है कंडक्टर जिसके पास हर चीज़ अनलिमिटेड हो? कॉपर है? नहीं। एयर है? नहीं। गोल्ड? नहीं। अर्थ एक ऐसा है कि जिसके पास एक इस टाइप का कंडक्टर है जिसके पास, इसका ऑप्शन पहले वाले का
नेगेटिव था। ओके, हमारे पास में जो अर्थ है, अर्थ इज अ करेक्ट आंसर, क्योंकि बहुत बड़ी मैग्नेट है, इलेक्ट्रिसिटी हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा में होता है, तो इसलिए हमारा जो अर्थ है वो करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। इफ अ कंडक्टर एस एंड पोटेंशियल जीरो and there are no charge anywhere else outside, then हमारे पास कोई कंडक्टर है, पोटेंशियल जीरो है और बाहर कोई भी चार्ज नहीं है, तो उन कंडीशन में हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा? देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड द स्ट्रक्चर. There cannot be any charge in the body of the conductor. There must be charge only on the surface. D option, both A and B, which is the correct answer. देखिए, हमारे पास में कोई भी कंडक्टर होता है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है, तो हमारे पास कोई भी कंडक्टर होता है, उसके जो सरफेस होती है उसी पर हमारा चार्ज होता है, ठीक है, इसके बाहर कोई चार्ज नहीं होता, ऑन द सरफेस होता है, आउटसाइड नहीं होता, इनसाइड नहीं होता, ठीक है, अगर वो हल होता है। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये दो क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो दोनों को देखते हैं, है ना। चलो, देर आर टू मेटेलिक स्फीयर ऑफ द सेम रेडियाई, हमारे पास दो मेटेलिक स्फीयर हैं, सेम रेडियाई के हैं, बट वन इज सॉलिड एंड अदर इज हॉलो, एक सॉलिड है और एक हॉलो है, फिर क्या होगा? सॉलिड स्फीयर कैन बी गिवन मोर चार्ज, hollow sphere can be given more charge, they can be charged equally या none of these। कहता है कि जो हमारे पास सॉलिड है वो ज़्यादा चार्ज स्टोर करके रखेगा, या उसके पास ज़्यादा चार्ज होगा, या हॉलो स्फीयर के पास ज़्यादा चार्ज होगा, या इक्वली होंगे दोनों, या नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, क्योंकि मेटल के अंदर तो यहाँ पे होता नहीं है, तो हॉलो पे भी नहीं अंदर है, इसी कारण से जो सरफेस है अगर वो सेम रेडियाई के हैं तो इसका मतलब जो सरफेस एरिया है उनका इक्वल ही होगा। अगर उनका सरफेस एरिया इक्वल होता है तो उनका जो चार्ज है वो भी इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल सरफेस एरिया में इक्वल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ठीक है, हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला पढ़ा था, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या रहेगा? इनका दोनों का सेम रहेगा स्फीयर में, ठीक है, तो सेम रेडिया अगर है तो, राइट। तो ऑप्शन नंबर C is the correct. And the 18 questions, a conductor which positive charge with a positive charge। अच्छा, ठीक है, यहाँ पे कोई हमारे पास एक कंडक्टर है विद ए पॉजिटिव चार्ज, तो उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज है, तभी हम क्या कर रहे हैं इसमें? इफ क्या है ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा? ऑलवेज एट पॉजिटिव पोटेंशियल, इज ऑलवेज एट जीरो पोटेंशियल, इज ऑलवेज एट नेगेटिव पोटेंशियल, या मे बी एट पॉजिटिव जीरो और नेगेटिव पोटेंशियल। पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो हमसे पूछा है कि क्या होगा। ठीक, और उसके पास अब पता नहीं हमें पॉजिटिव होगा, ऑलवेज जीरो होगा, या ऑलवेज नेगेटिव होगा। देखिए, हमें ये कह नहीं सकते हम, तो वो सभी काम कर सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी पोटेंशियल हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सभी को यहाँ तक बात समझ आ गई होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय द डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट K, द मैक्सिमम फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज सेपरेशन बाय द डिस्टेंस क्या होगा? देखिए, अगर हम कहीं पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पुट कर देते हैं तो वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
क्या होगा, डिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितने टाइम डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, क्या रहेगा, या रिमेन अनचेंज रहेगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखो ये आपने पढ़ा होगा, और ये हमारा जो, क्योंकि जब भी कोई एयर में सबसे मैक्सिमम फोर्स लगता है, अब उसमें कोई भी डायलेक्ट्रिक आप पुट करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो फोर्स है वो डिक्रीज होता है। तो कितना डिक्रीज होगा, जितना वहाँ पे मीडियम या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। तो कितना है हमारे पास में, ऑप्शन हमारा है डी इज द करेक्ट आंसर। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इज ऑल्सो नोन एज, एक और नाम है इसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, ये आपको पता भी होगा, ये होता है रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है, ऑन द डिक्रीजिंग ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस। यहाँ पे डिक्रीज कर दिया है डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ये क्वेश्चन पहले भी आया था, इसी टाइप का था, शायद ऐसे ही कुछ था, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो पोटेंशियल है, सॉरी, जो हमारी कैपेसिटेंस है, तो उसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखना है। अभी हमने डिक्रीज कर दिया, फॉर्मूला फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ, C = एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो आपका D क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। D जितना डिक्रीज होगा तो C उतना ही इंक्रीज होगा। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म, किसके फॉर्म में जो एनर्जी है, ओके, एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर इन द फॉर्म, किस फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। ये अच्छा क्वेश्चन है वहाँ पे, क्योंकि चैप्टर किसका है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का है, तो एनर्जी भी यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक की फॉर्म में ही होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। If the parallel plate capacitor which connected the battery and filled the electric and whole space of its plate, then which the following increase, क्या बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, Q एंड V मतलब चार्ज और पोटेंशियल, पोटेंशियल और एनर्जी, एनर्जी एंड द कैपेसिटेंस, या चार्ज एंड द कैपेसिटेंस, क्या इंक्रीज होगा। ठीक है, पूरे में डाइलेक्ट्रिक भर दिया तो उसमें चार्ज भी स्टोर ज़्यादा होगा और कैपेसिटेंस भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैपेसिटी इंक्रीज, कैपेसिटी कब इंक्रीज होती है किसी कैपेसिटर की, एरिया ऑफ द प्लेट डिक्रीज होगा, नहीं। आपको यही फॉर्मूला ध्यान रखना है, कुछ भी हो, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बार बार इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, इसको याद रखना है। एरिया डिक्रीज होने पे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये तो ऑप्शन आपका करेक्ट गलत हो गया। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इंक्रीज, अगर डी को बढ़ाएंगे तो सी ऑल्सो डिक्रीज होगा। ठीक है, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ प्लेट इंक्रीज, ये करेक्ट हो सकता है, पर एक बार थर्ड ऑप्शन भी, फोर्थ ऑप्शन भी चेक करेंगे। ओके, ये डिक्रीज है, इसको भी इंक्रीज होना था। ओके, तो ऑप्शन नंबर डी, सी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर द कैपेसिटी सी हैज बीन राइज्ड, पोटेंशियल वी इज गिवन बाय, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला था एनर्जी स्टोर के लिए, 1/2 CV²। तो ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर बी, 1/2 CV² इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वर्क डन इन प्लेसिंग अ चार्ज ऑफ 8 × 10⁻⁻18 ऑन द कंडेंसर ऑफ कैपेसिटी 100 pm इज,
तो यहाँ पे हमें बताना है कितना वर्क डन होगा प्लेसिंग ऑफ अ चार्ज ऑन कंडेंसर, कैपेसिटी इतनी है, वर्क डन निकालना है। वर्क डन निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, वर्क डन, ठीक है, प्लेसिंग चार्ज के टर्म्स में रिलेशन देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है कि हमें यहाँ पे हमें पता है कि जो E है वो 1/2 CV² होता है, ठीक है। एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला हमने पढ़ा है। एनर्जी स्टोर क्या होता था कि जितनी उसमें क्या होता था, वर्क डन करना पड़ता चार्ज को स्टोर करने, वो हमारी एनर्जी होती थी, राइट। अब हमें V की वैल्यू तो दे नहीं रखी, तो अब V को हमने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। V को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, किस में रिप्लेस करेंगे, Q और C में, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है 1/2 C Q²/C², एक C से एक पावर गई, तो आंसर में हमें मिलेगा कितना, 1/2 Q²/C, और ये दोनों वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कर देंगे इसको सोल्व, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्व करेंगे और वैल्यू हमारे पास में दे दी, एक तो वैल्यू है, यहाँ पे सोल्व करते हैं, ओके, यहाँ नहीं करते, इधर करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे 8 × 10⁻⁻18 का होल स्क्वायर बाई कितना, C है 100 pf। 100 pf को बदलना पड़ेगा हमें किसमें, 100 रहेगा इंटू 10⁻⁻p, pf होता है हमारा 6, ठीक है। तो अब इसको हमें सोल्व करना है, आराम से इसको सोल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और देखते हैं क्या आता है आंसर। यहाँ पे आप कर देंगे 8 × 8 × 18 और 18 अपना हो गया 36, अपोन में 2 है, अपोन में 100 भी, और यहाँ पे 10⁻⁻6, ओके, ये है, और 2 से कट गया 4, और यहाँ पे भी कट जाएगा ये, और यहाँ पे ये कटा अपना, देखते हैं कितनी टाइम कटता है, ऑप्शन कौन सा करेक्ट आएगा, ओके, इसको काट दो, F4 से काट दो, और बचा 20, 20, ओके, ये बच गया अपना 8 अभी, और ये कट के ऊपर चला गया, यहाँ से कितना, पूरा 13 रह गया। इसको यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको मैं रफ करता हूँ ज़रा, क्योंकि यहाँ पे अपने कॉपी कर लिया होगा फॉर्मूला। ओके, चलिए कोई नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। तो हमारा जो आंसर बच रहा है वो बचा अभी 8 बचा हुआ है, और यहाँ पे मैं 10⁻⁻6 को ऊपर लेके जाऊँगा, प्लस में हो जाएगी, और वो बचेंगे ऊपर 30 की पावर, और नीचे हमारा बचा हुआ है 25। ओके, अब हमने क्या करना है, अब इसको सोल्व करना है ज़रा इसको, कि यहाँ पे हमारा कुछ आंसर आ जाए। तो मैं यहाँ पे इसको कितनी जीरो बढ़ाऊँ, एक और बढ़ाता हूँ, मैंने एक जीरो बढ़ाई, और यहाँ पे मैंने एक पावर को यहाँ पे बढ़ाया, ठीक है, क्योंकि नीचे बढ़ा था तो मेरे को काटना था ये, और 25 को डिवाइड करना है, 80 को डिवाइड करना है 25 से,
और कट के हमारा जो आंसर आएगा वो 3.2 आएगा, 3.2, ठीक है, 3.2 इंटू 10⁻31। ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 स्क्वायर प्लेट with equal opposite charge, then the surface charge density on the plate are sigma plus sigma or minus sigma respectively in the region between the plate and magnitude of the electric field is। तो यहाँ पे क्या आंसर होगा, ये सिग्मा है यहाँ पे हमारा, ठीक है, सिग्मा, ये प्लस सिग्मा और यहाँ पे एंड माइनस सिग्मा। तो इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, किसके बीच में निकालना है, द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, बिटवीन द प्लेट्स निकालना है, ठीक है। अगर बिटवीन द प्लेट आपको डायरेक्ट याद हो तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, और ये आपको याद होना भी चाहिए। तो प्लेट के बीच में अगर हमारे पास में चार्ज डेंसिटी दे रखी हो अपोजिट और बीच में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकलवा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो होते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर इन सेकंड। 28 क्वेश्चन। इन ए चार्ज कैपेसिटर एनर्जी रिसाइड, कैसी, ठीक है, इसका भी पॉजिटिव चार्ज, बहुत पॉजिटिव नेगेटिव फील्ड बिटवीन द प्लेट्स। जो एनर्जी फैली होती है, हमारी एनर्जी कहाँ मिलती है कैपेसिटेंस में, सीधा सा, तो हमारी कहाँ मिलती है, प्लेट के बीच में मिलती है, दो प्लेटों के बीच में मिलती है, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर द कॉन्फ़िगरेशन द मीडियम परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट एंड द एप्सिलॉन नॉट बिटवीन द पैरेलल प्लेट ईच ऑफ द एरिया एंड सोन इन फिगर इक्वलेंट कैपेसिटेंस इज। तो इसका इक्वलेंट कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, जी काम करने में। देखिए बाकी तो जनरल फॉर्मूला है, जो भी होगा वो देखो यहाँ पे इस चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा सबका एक ही है, चाहे कुछ भी है। मैं एक फॉर्मूला फिर से लिखता हूँ, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A, ठीक है, अपॉन में D। तो इनको जो एप्सिलॉन नॉट है वो किस में है, सीरीज में है, पैरेलल में है, किस में, सीरीज में है, ठीक है, दिख रहा होगा अभी सीरीज में है। तो अगर सीरीज में कोई चीज़ होती है तो एक चीज़ होती है ना कि 1/1, ठीक है, तीनों के इकट्ठा मैं निकाल देता हूँ, डी तो कॉमन ही रहेगा, फिर भी कॉमन ही आएगा। तो मेरे को तो एप्सिलॉन नॉट निकालना है, अगर मैं एप्सिलॉन नॉट को डायरेक्ट निकाल दूँ तो, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एप्सिलॉन नॉट हो गया प्लस एप्सिलॉन नॉट प्लस एप्सिलॉन, नहीं ये गलत हो गया, ठीक है, ये हो गया प्लस 1/एप्सिलॉन, और मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ओके। मतलब ये मैं ये मान लेता हूँ कि मैं इसको एप्सिलॉन आर निकाल रहा हूँ, रिलेटिव निकाल रहा हूँ, ठीक है। चलो तो इसमें से कॉमन कितना है, एप्सिलॉन नॉट आया, एप्सिलॉन, ठीक है। यहाँ पे कितना आया 1, यहाँ पे कितना आया एप्सिलॉन आया, यहाँ पे कितना आया प्लस एप्सिलॉन नॉट आया, यहाँ पे कितना आया एप्सिलॉन आया, ठीक है। ये यहाँ पे कितना हो गया 2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन, ठीक है, ये आ गया। और ये किसकी वैल्यू थी 1/r या इक्वलेंट की, ठीक है, 1/ रिलेटिव या ई लिख दिया मैंने इसमें। तो मैं इसको रिवर्स करूँगा तो मेरे को जो इक्वल परमिटिविटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन अपॉन में 2 एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन नॉट। अब हमें ये देखना है कि ये परमिटिविटी मैं अगर इसमें रखता हूँ, ठीक है, अब सोचो इसको यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं a इंटू डी कर दिया, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की जगह आ गई है वैल्यू। तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन एक ही करेक्ट लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी।
इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर काफ़ी बड़ा भी है, तो थोड़ा छोटा करते हैं। ओके, चल, तो इसमें हमें क्या करना है, व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में। देखिए इसमें एक चीज़ देखने की है, हमारे पास में दो चार्ज, देखो ये, इसको मैं अगर थोड़ा सा रिसोल्व करूँ तो ये यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज टाइप की सिचुएशन आ गई। अभी आप देख रहे होंगे ये कॉमन आ गया। ठीक है, मैं इसको दोबारा बनाता हूँ, है ना। ठीक है, ये हमारा बन गया, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे भी 6 और यहाँ पे 20। अगर हमारा कोई इस तरह का कॉम्बिनेशन बनता है, इधर 6 इधर 6 इधर 6 इधर 6 और बीच में 20 हो या कुछ भी हो, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे हमें इक्वलेंट कुछ निकालना हो तो सीधा सीधा सा आंसर हमारा आता है। इसमें से एक ही ऑप्शन है, जितनी भी इसकी वैल्यू है वही का हमारा करेक्ट आंसर होता है, बिना कुछ करें। ठीक है, ये शॉर्ट ट्रिक भी है। तो ये हमारा हो गया 6 माइक्रो फैराड। ओके, तो ये आंसर हो गया हमारा। तो शायद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, देखते हैं। ये आपको समझ आ गया होगा एकदम, ठीक है। नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये 20 को अब मैं दूसरा थोड़ा बड़ा मेथड भी देख लेते हैं। ये सीधा आंसर आता है हमारा 6, देखो उसी से भी यही आएगा। तो हमें क्या करना है, ये हमारे को ख़त्म करना होता है। तो हमारे 6 क्या है, सीरीज में है। सीरीज का मतलब क्या होता है, 1/6 प्लस 1/6। तो हमारा आंसर कितना मिलेगा, 2/6 और यहाँ पे 1/3, तो आंसर मिलेगा 3। तो ऐसे ही हमारा नीचे भी है 6, यहाँ से हमारा कितना आंसर मिला, 3। और ये पूरा कितना मिला, 3, और ये पूरा कितना मिला, 3। तो 3 और 3 किस में है, पैरेलल में। अगर हमारे पास में फॉर्मूला पता है ना, पैरेलल के लिए क्या है, C = C1 + C2, ये पैरेलल का फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 + 3 = 6 माइक्रोफेराड। तो यही आंसर हमने पहले बता दिया था, तो ये करेक्ट आंसर है। और मैं एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ सीरीज के लिए, 1/C = 1/C1 + 1/C2। ये हमारा सीरीज का फॉर्मूला होता है। जब भी हमें कोई सीरीज में कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना होता है तब हम इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 31। ठीक है, जैसे कि अभी हम यहाँ यूज करेंगे, तो हमारे पास एक कोई कंडेंसर सिस्टम है और टोटल एनर्जी स्टोर कर रहा है। अभी पूछना चाह रहे हैं कि भाई जो कितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर हो रही है, तो वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या निकाल लेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे। तो सबसे पहले हम कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे दो सीरीज में है, सीरीज का फॉर्मूला हमने देख लिया। मैं फॉर्मूला फिर से लिख देता हूँ, 1/C1 + 1/C2। तो इस पर अप्लाई कर रहे हैं 6 म्यू पे और 3 माइक्रो फैराड पे। तो 1/6 + 1/3, एलसीएम हमारा आ गया 6, यहाँ पे हमारा 1, यहाँ पे हमारा 2, तो 3/6 कटा पिटा 1/2। तो 1/2 का मतलब है सी की वैल्यू आई हमारी 2। ठीक है, इतनी की 2 आ गई, और 2 भी हमारा पैरेलल में है। तो 2 हमारे दोनों पैरेलल में होंगे। तो फिर से हमारा जो सी इक्वलेंट निकलेगा वो 2 + 2 करके निकलेगा, मतलब 4 माइक्रो फैराड निकलेगा। ठीक है, आपका सी निकल गया। और वी कितना दे रखा है, वी हमारा दे रखा है 2 वोल्ट। ठीक है, चलो अभी हमें क्या निकालना है, अभी हमें निकालना है कि एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला क्या होता है,
तो हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो है 1/2 CV²। ठीक है, जब ये भी आया था तो 1/2 है। C की वैल्यू हमारी कितनी निकली थी 4, और V कितना निकला था 2। 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 2 से 2 गया, आ गया हमारा 2, और 4 2 जा हो गया 8, और यहाँ पे माइक्रोफेरड, तो हमने इसको रखा 8 माइक्रो जूल, क्योंकि एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, किसमें आती है, जूल में आती है। तो 8 देखते हैं, ऑप्शन हमारा है सी द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ओनली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और